साथियों, हमारे माननीय अतिथिगण आ चुके हैं और मुझे लगता है कि अगले 2 मिनट के अंदर अंदर हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। अगले 2 मिनट में अभी हमारे महेश भाई गए हैं उनको लेने, वो सब लोग आ ही रहे हैं, तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। और जो भाई लोग बाहर खड़े हुए हैं उन लोगों से भी निवेदन है कि वो लोग अंदर आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। इधर सामने से मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों के सरताज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत गीत आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत किया, ये श्रीमती अरुणा बंग हैं, हमारी बहू हैं, और उन्होंने ये विशेष गीत यहाँ पर प्रस्तुत किया। मैं हमारे मंच पर सत्कार मूर्ति श्री ब्रजेश जी दीक्षित, नागपुर के पूर्व पालक मंत्री हमारे अभिभावक श्री सतीश जी चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र शासन, हमारे प्रिय बाबूजी रमेश जी बंग, महाराष्ट्र शासन के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, और खादी ग्राम उद्योग के केंद्रीय सदस्य जयप्रकाश जी गुप्ता, महेश जी बंग, संजय जी पालीवाल और सुधीर जी,
संजय लोया जी, इन लोगों का बहुत हमको विशेष सहयोग रहा। मैं इन सबका यहाँ पर, और हमारी जो संस्थाएं आई हैं नागपुर शहर की प्रतिष्ठित 27 संस्थाओं का भी मैं यहाँ पर सबका स्वागत करता हूँ। और मैं संजय जी पालीवाल को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ पर आएं और स्वागत की प्रस्तावना वो यहाँ पर प्रस्तुत करें। श्री संजय पालीवाल। सम्माननीय मंच एवं आदरणीय सदन, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम सब यहाँ एक चमत्कारी व्यक्तिमत्व की शानदार उपलब्धियों पर उनका सम्मान या सत्कार करने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। स्वागत के इस शानदार, जानदार एवं अद्भुत कार्यक्रम में मैं संजय पालीवाल आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। स्वागत की इस बेला में मैं सर्वप्रथम संपूर्ण आयोजन समिति एवं आप समस्त नागपुर वासियों की ओर से श्रीमान आदरणीय पूर्व पालक मंत्री श्री सतीश बाबू चतुर्वेदी, आदरणीय श्री रमेश चंद्र जी बंग, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र शासन, बड़े भाई आदरणीय श्री जयप्रकाश जी गुप्ता, सदस्य खादी ग्राम उद्योग, एवं श्री विजय जी दीक्षित एमडी महा मेट्रो, जो आज के इस अभूतपूर्व सभा के चमकते सितारे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा आज सभी का, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को एक विशिष्ट ऊंचाई तक पहुंचाया है। और अंत में स्वागत उन सबका जिन्होंने प्रत्यक्ष व परोक्ष सहयोग कर इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम के आधार स्तंभ सभी लोगों को इकट्ठा करने में सक्षम व्यक्तित्व मेरे अनुज महेश जी बंग को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ पर आएं और कार्यक्रम की जो प्रस्तावना है उसके ऊपर वो 2 शब्द कहें। महेश बंग। आदरणीय मंच, सम्माननीय सदन, सबको नमस्कार। मित्रों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ क्योंकि मुझे आदेश हुआ है कि कार्यक्रम की प्रस्तावना रूपरेखा आपके सामने रखी जाए। कुछ समय पहले की बात है, कुछ लोग हम साथ में बैठे थे। एक दिमाग में ख्याल आया कि ऐसे संस्था का निर्माण किया जाए जिसमें अच्छा काम करने वाले लिंग से हटाकर काम करने वाले का सत्कार किया जाए, उन कामों को आगे बढ़ाया जाए, जनता तक ले जाया जाए। इसलिए सार्थक फाउंडेशन इस संस्था का जन्म हुआ। सार्थक फाउंडेशन जैसा उसके नाम से ही, जिसने अपने आप को, अपने जीवन को सार्थक और समाज को समर्पण किया है, ऐसे लोगों का ये संस्था आइडेंटिफिकेशन करती है और उनके कार्यों को समाज तक ले जाने का प्रयास करती है। जब नाम आया कि इस संस्था का उद्घाटन कैसे किए जाए और कौन सबसे बढ़िया आदमी रहेगा, कौन सी ऐसी शख्सियत रहे जो सार्थक नाम को इनॉग्रेट करने के लिए बेस्ट रहे, जब हमने नागपुर शहर में बात खोजने का प्रयास किया, तब सबके मुंह से एक ही बात निकली, डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित, डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित। एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम ही काफी है, जिन्होंने अपने नाम को सार्थक किया है। लोग उनको मेट्रोमैन के नाम से जानते हैं, लोग उनको रेल पर्सन के नाम से जानते हैं, लोग उनको इंजीनियर के नाम से जानते हैं, लोग उनको एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जानते हैं और उनको एक बेहतरीन इंसान की तौर पे भी जानते हैं। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि नागपुर वासियों को की जिंदगी को आसान करने का जो काम समय में उन्होंने किया, इसलिए ये तय हुआ कि हम ब्रजेश जी दीक्षित का सत्कार करें। और जब हमने हमारी इच्छा दीक्षित साहब के सामने रखी तो पहले तो उन्होंने प्रेम पूर्वक इस बात से कर दिया कि मैं सत्कार के इस आयोजन में, मतलब इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन हमारे काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद में आज ये हमें समय देना मंजूर किया। और जब इस कार्यक्रम को लेके इसकी रूपरेखा कैसी हो, प्रस्तावना कैसी हो, तो हमने शहर के विभिन्न संस्थाओं से बात चालू किया। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोक स्वयं स्फूर्ति संस्था से आपस में जुड़ने लगी और करीब करीब आज 27 संस्थाएं आज सार्थक फाउंडेशन के साथ खड़ी है। मैं चाहूंगा ये 27 संस्थाओं के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। कल से भी हमको काफी नागपुर से संस्थाओं के फोन आए
कि हम भी आना चाहते हैं, लेकिन प्रिंटिंग सब मीडिया सब कुछ हो चुका था। हमने बोला कि नेक्स्ट टाइम तुमको याद जरूर किया जाएगा। करीब आज 27 संस्थाएं आज सार्थक फाउंडेशन के साथ खड़ी है। सबका एक ही मोटो है कि सब का कहना है कि इनसे बेहतर आज सत्कार के लिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। नागपुर दो खासकर ब्यूरोक्रेट्स को जानते हैं सर। एक है डॉक्टर चंद्रशेखर, जिन्होंने नागपुर को वेरिफिकेशन किया तो पूरे नागपुर को उनके ऊपर गर्व हुआ। और एक है डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित, जिन्होंने पूरे नागपुर की जीवन रेखा ही बदल दी, आवागमन का आसान कर दिया। और बाकी सब बातें तो उनके परिचय में आपको बताई जाएंगी। तो ऐसे जब ऐसे शख्सियत के सत्कार के लिए 27 संस्थाएं जुड़ी है, तब ये तय हुआ क्यों ना एक भव्य प्रोग्राम लिया जाए। और आज के प्रोग्राम में ये उन 27 संस्थाओं और सार्थक फाउंडेशन को मिली जुली प्रयासों का नतीजा आज हम सब गौरवान्वित है और हमारे ब्रजेश जी दीक्षित का सत्कार कार्यक्रम लेने जा रहे हैं। मैं एक बार सदन से चाहूंगा कि डॉक्टर जय ब्रजेश जी दीक्षित के लिए जोरदार तालियां बजा दें। मैं ये शख्सियत के बारे में अपने शब्दों को विराम देने के पहले शख्सियत के बारे में दो लाइन बोलना चाहूंगा। अगर देखना चाहते हो इनकी उड़ान को, अगर देखना चाहते हो इनकी उड़ान को, तो थोड़ा ऊंचा करो आसमान को। धन्यवाद। धन्यवाद महेश भाई। अब कुछ ऐसा लग रहा होगा कि सब अतिथि आ गए हैं, भाषण भी देना चालू हो गए और कार्यक्रम की रूपरेखा भी बन गई, लेकिन अभी पुष्पगुच्छ से कुछ स्वागत नहीं हुआ। तो मैं सबसे पहले नीलेश जी अग्रवाल को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ पर आएं। और नीलेश भाई जो हैं प्लास्टो इंडस्ट्री चलाते हैं, उसके मालिक हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो दीक्षित जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। नीलेश भाई। भाई विश्वजीत भगत, वो उनको मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ पर आए। नहीं, आराम से आओ विश्वजीत, आराम से। जल्दी में आएगा दिक्कत हो जाएगी। और हमारे आदरणीय सतीश भैया का शाल श्रीफल से स्वागत करें। पंकज जी महाजन मंच पर आए और हमारे बंग साहब का शॉल श्रीफल और पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। पुष्पा भाभी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पे आएं और हमारे जयप्रकाश जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें।
आयोजन समिति ने एक बहुत ही भारी काम मेरे ऊपर सौंपा है कि मुझे दीक्षित जी का परिचय देना है। ये बड़े मतलब बहुत बड़ा काम है, ये परिचय देना है ना, ये बाकी किसी का परिचय देना है तो ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन दीक्षित जी का परिचय देना है ना, बहुत दिक्कत वाला काम है। बाबूजी, आपको याद होगा कि नागपुर शहर के अंदर 10-10-10 सतीश भैया का बर्थडे रहता है 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को। तो 10-10-10 2010 में नागपुर के अंदर बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, उनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। ये 10-10-10 को मैं इसलिए कोऑर्डिनेट कर मतलब उसको मिला रहा हूं उस चीज के साथ में कि उसके अगले साल 10-10-2011 को आदरणीय दीक्षित जी ने नागपुर शहर में पहली बार SDRM वो उन्होंने नागपुर रेलवे स्टेशन पे उन्होंने पैर रखा। और मेरे ख्याल से 9 तारीख को 9-10-2011 को मेरी और दीक्षित जी की पहली बार टेलीफोन से बातचीत हुई। ये भी उसी गाड़ी में थे, लेकिन मैं अलग कोच में था, ये अलग कोच में थे। तो हमारा पहला इंटरेक्शन उस तारीख को हुआ। तो चूंकि मेरा जो कार्य क्षेत्र है उसमें हम लोग बड़े दो अलग किनारे रहते हैं, ये मैनेजमेंट और हम ट्रेड यूनियन, मतलब झगड़े के अलावा कोई काम नहीं। और मेल मुलाकात का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि मतलब कोई अच्छी चीज हो जाए, झगड़े के अलावा कुछ नहीं। लेकिन हमारा समय बहुत अच्छा निकला और मैंने तकरीबन 30 साल ट्रेड यूनियन में काम किया, तो काफी DRM लोगों के साथ में मेरा इंटरेक्शन हुआ और बहुत लोगों के साथ में मित्रता भी रही, सब कुछ रहा। लेकिन जो एक अनोखा व्यक्तित्व नागपुर शहर के अंदर मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, दीक्षित जी ने नागपुर शहर को, जब वो DRM थे तब उन्होंने बहुत कुछ चीजें दी। और अभी हमारे साथ में इसी सभा में उनके एक बहुत ही, जिसको बोलना चाहिए, खास सिपह सालार, वो भी यहां पर बैठे हुए हैं, उदय बोरवनकर जी। उस वक्त वो यहां पर ADRM थे। दीक्षित जी का जो ब्रह्म वाक्य था काम करने का, वो एक ऐसा था कि ऑर्डिनरी पीपल गिव्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। बहुत सेम स्टाफ, सब वही सिस्टम वही, और उसके अंदर उन्होंने, देखिए मैं आपको गिनाना चालू करता हूं। नागपुर का जो ईस्ट साइड है उसके अंदर उन्होंने उसका फेस लिफ्ट किया। DRM और ब्यूरोक्रेट्स जनरली रेलवे के अंदर जो काम करते हैं वो करते हैं कॉस्मेटिक काम। नीली टाइल निकाल दो, लाल लगा दो, लाल निकाल के काली लगा दो, काली निकाल के पीली लगा दो, ये अच्छा दिखता है। ये सारे काम होते रहते हैं और वो काम चलता रहता है। और उसमें आपने यहाँ से इसमें पेवर ब्लॉक चेंज कर दो, इसको ऐसा सब। लेकिन दीक्षित जी ने सबसे बड़ा उसमें काम किया, नागपुर का एक RRI रहता है, जिससे कि बहुत रेलवे के अंदर जो लोग जो रेलवे को समझते हैं उसका रीमॉडलिंग उन्होंने किया। और सारे काम उन्होंने उस वक्त किए थे नागपुर के लिए, जबकि कॉस्ट कटिंग जो था, हर चीज के अंदर पैसा नहीं मिलना, ये रेलवे का उद्घोष था। बगैर पैसे के इन्होंने काम किए। उस वक्त इन्होंने एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास इन्होंने वहां पर वो बनवाया था, अपना कैटरिंग का किचन, बेस किचन बनवाया था। उसके बाद में सबसे बड़ी उपलब्धि जो है, चैलेंजिंग टास्क जिसको बोलते हैं, उन्होंने नागपुर से अजनी के बीच में 3rd लाइन तभी डेवलप कर दी थी। जो अभी 3rd लाइन और 4th लाइन का आप लोग शोर सुनते होंगे कि बन रही है, कभी कभी पेपर में आता रहता है, उन्होंने तभी बना दिया था उसको। और 8 नंबर प्लेटफॉर्म जो है, मेरे तो चूंकि उस वक्त कई ब्यूरोक्रेट्स जो रहते थे उनसे यारी दोस्ती हो जाती, तो बातचीत चलती रहती थी। तो वो कुछ लोग ये चाहते थे कि 8 नंबर प्लेटफॉर्म से दुरंतो ना छूटे। और दीक्षित जी बोले थे, जाऊंगा तो उसी 8 नंबर से दुरंतो में बैठ के जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा नहीं। आखिरी में 8 नंबर प्लेटफॉर्म से दुरंतो छूटी, दीक्षित जी उसमें बैठे और वो गए और 8 नंबर प्लेटफॉर्म को उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया, जो आप लोग अभी देखते होंगे कि वो जो होम प्लेटफॉर्म। हमारे जो GM वगैरह रहते हैं वो थोड़ा सा रिजर्व टाइप के रहते हैं और वो नहीं चाहते कि कुछ ट्रैफिक के अंदर कुछ गड़बड़ी हो,
जो ये विजय टॉकीज के पास में आप लोगों को एक अंडरपास जो दिखता होगा अभी कॉटन मार्केट साइड जाने के लिए, जीएम तैयार नहीं था, दीक्षित जी कहते रहे कि नहीं नहीं मैं नहीं बना रहा, मैं नहीं बना रहा, मैं बिल्कुल नहीं बना रहा, और वो बना के उसको चालू करवा दिया। मेरे ख्याल से उस वक्त पृथ्वीराज चौहान ने उनका कारपोरेशन में उसका फंक्शन हुआ था। अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं उनका फंड भी इन्होंने यूज कर लिया, जो जनरली होता नहीं है। एस्केलेटर जो लगे हुए हैं नागपुर स्टेशन पे वो हो गए। तो इन्होंने 177 रुपए में, जब उस जमाने में करीब 2800 या 3200 रुपए की वो पूना की टिकट जो हो जाती थी दिवाली के टाइम पे, और वो स्टूल पे बिठा के जब पैसेंजर को लाते हैं, तो उस वक्त इन्होंने एक ट्रेन चलाई, उसका किराया जो था वो था 177 रुपए। उस वक्त बहुत लोगों को उसमें राहत मिली। तो इन्होंने इतने सारे काम किए इस नागपुर के लिए कि एक संबंध बना। मैं जो इतनी चीजें बोल रहा हूं इसलिए नहीं बोल रहा कि इन्होंने मतलब मैं कोई तारीफ करना चाह रहा हूं, लेकिन नागपुर की जो जमीन है, नागपुर की जो भूमि है, उसके साथ में इनका जुड़ाव वहां से प्रारंभ हुआ। और आगे चल के फिर ये हमारे यहाँ मेट्रो जब प्रोजेक्ट चालू हुआ तो देवेंद्र जी ने इनको यहाँ पर एमडी बनाया और उनको यहाँ पर लाए, और लाने के बाद में तो फिर इतिहास है। आप लोगों को मालूम है कि अगर ये प्रोजेक्ट अगर दीक्षित जी नहीं होते तो अभी मुझे लगता है कि खंबे खुद रहे होते या खंबे खुद गए होते, और वो ऊपर वो एक वो जो डक्ट रहता है वो ऐसा कई जगह लटका हुआ दिखता था गाड़ी चलने की जगह, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की रफ्तार ऐसी होती है कि जब तक उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट डबल ना हो जाए तब तक मजा नहीं आता उसमें। तो इन्होंने जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जितनी थी उसी के अंदर उस सब चीजों को बना के और टाइम बॉन्ड, टाइम टेबल के हिसाब से ये सब काम करते हैं। तो ये मेरे को जो परिचय देने का जो एक आदेश हुआ था, तो ये बहुत बड़ा काम था और इसमें बहुत सारी चीजें मेरे से छूट गई होंगी, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। और दीक्षित जी मेरे को हो सकता है बाद में बोलने के तुमने इतना सब क्यों बोला, लेकिन सर ये बताना बहुत जरूरी है। आदमी की जो याददाश्त रहती है ना बहुत कमजोर रहती है। कल जो अच्छा हो जाता है वो आज तुरंत भूल जाता है, खराब याद रखता है। तो मैंने आपकी कुछ अच्छी चीजें बताई। तो सर आपके परिचय के अंदर मैं अपनी बात को विराम देने के पहले मैं चाहूंगा 2 लाइन महेश ने बोली तो मेरे को बोलना बहुत जरूरी नहीं, तो अकेले में बोलता है कि देखा मैंने 2 लाइन बोली और तुम कुछ बोल नहीं पाए। होता है बाद में बहुत छिड़ता है। तो मैं भी 2 लाइन बोल देता हूं कि यूं तो हर कतरा दरिया से निकलता है, यूं तो हर कतरा दरिया से निकलता है, पर इस कतरे में मुझे पूरा दरिया दिखता है। मैं अपनी बात को विराम देता हूं और श्री सुधीर बाहेती को आमंत्रित करता हूं कि उसके आगे का कार्यक्रम वो संभाले। सुधीर बाहेती। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भैया। आदरणीय मंच, सम्मानीय सदन, मुझे आदेश हुआ है कि ये जो हमारे सामने एक सम्मान चिन्ह जो बना हुआ है उसको पढ़ के बताया जाए कि उसके अंदर क्या लिखा गया है। और जब सम्मान चिन्ह पे लिखने की बात आई तो सबसे पहले आदरणीय दीक्षित साहब का बायोडाटा हमारे पास आया और विनोद भैया ने जब बताना चालू किया तो कम से कम विनोद भैया 2 घंटा धारा प्रवाह बोले दीक्षित जी के बारे में, तब हम इस पे कुछ लिख पाए। यानी इतनी विशाल शख्सियत है। और क्योंकि 2 लाइन का प्रचलन 2 लोगों ने चालू किया तो मैं उसे थोड़ा कंटिन्यू कर देता हूं। और दीक्षित सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं ये बात। और इकबाल का बहुत बेहतरीन शेर मुझे आज ख्याल आ रहा है। इकबाल आप सब जानते होंगे, सबसे बेहतरीन शायर हैं इस मुल्क के। वो बोलते हैं कि भीगे हुए परों से परवाज करके देख और अंजाम उसके हाथ है, तू आगाज करके देख। जहां तक मुझे बताया गया, जिस समय नागपुर मेट्रो रेल जो कॉर्पोरेशन बना तो एक ही ऑफिस, एक ही एमडी, एक ही जीएम, एक ही प्यून, एक ही क्लर्क, यानी डॉक्टर विजय दीक्षित, जो मुझे बताया गया, जो मुझे हाथ पड़ा। और आज इसकी भव्यता देख लीजिए, पूरा नागपुर गर्व कर रहा है। रिकॉर्ड समय में कंप्लीट हुआ है। तो हमने कोशिश की है सम्मान चिन्ह में इसको पिरोने की। मैं यहां पढ़ना चाहूंगा।
और सम्मान चिन्ह की हमने जो शुरुआत की है गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक से शुरुआत की है, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है समाज और आम इंसान उसको फॉलो करता है। आज एडमिनिस्ट्रेशन का जो आयाम दीक्षित साहब ने दिया है ये हम सबके लिए सीखने की चीज है, इसलिए मुझे वो श्लोक नंबर 21 काफी बेफिटिंग लगा इस ओकेजन के लिए। हमने आगे लिखा है, माननीय डॉक्टर ब्रजेश जी दीक्षित, आधुनिक इंजीनियरिंग में आपका नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है, कारण आपका पद नहीं अपितु आपका कार्य है। रेल विभाग में आपने नए नए प्रयोग के माध्यम से रेल इतिहास में क्रांति और जन सेवा की है। नागपुर और पुणे जैसी घनी आबादी के बीच बिना जनजीवन को बाधित किए हुए मेट्रो का समय सीमा में मूर्त रूप देना आपकी श्रेष्ठ कर्मठता का परिचायक है। यह प्रशंसा किसी शब्दों से संभव नहीं है। आपके भागीरथ प्रयास को यह वैश्विक महामारी भी चुनौती नहीं दे सकी। आपके जैसे जीवट महामानव इस सदी की एक सौगात है। हम नागपुर वासियों का सौभाग्य है कि हमें ऐसे निशांत अभियंता, कुशल प्रशासक और उत्कृष्ट व्यक्ति का सानिध्य मिला। आज आपको सम्मान करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। साथ ही आपको सम्मान करने के पश्चात भी हम आपके इस ऋण से कभी मुक्त ना हो पाएंगे। भविष्य में आप प्रगति के नए आयाम स्थापित करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सार्थक फाउंडेशन, पूरा नागपुर, सारी संस्थाएं आपको ये प्रशस्ति चिन्ह भेंट करना चाहती हैं। मैं मंच से अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर दीक्षित साहब का यहाँ पे सम्मान करें, सम्मान चिन्ह देकर, पुष्पगुच्छ देकर, सॉल श्रीफल देकर। एक बार जोरदार तालियों से हाल गूंज जाए ऐसा आवाज चाहिए। ब्रजेश जी ने जो हमारा सम्मान पत्र एक्सेप्ट करके हम सबको कृतार्थ किया है, हम आपके बहुत आभारी हैं सर। नागपुर में हमारी 27 संस्थाएं आपके स्वागत को आतुर हैं, आपका सम्मान करने को आतुर हैं। मैं यहाँ पे सबको अल्फाबेटिकली बुलाना चाहूंगा, लेकिन आज समाज में महिलाएं हमसे कहीं आगे हैं, इसलिए पहले मैं महिला समिति को आमंत्रित करता हूं। त्रिनयन महेश्वरी महिला समिति, आप आए और सर्वप्रथम दीक्षित साहब का आपके पूरी संस्था की तरफ से सत्कार कीजिए। इसके पश्चात मैं अल्फाबेटिकली संस्थाओं को बुलाना चाहूंगा, वो चाहें तो अपने पूरे मेंबर के साथ भी आ सकते हैं, वो उनका चॉइस है। इसके पश्चात भारत क्रीड़ा मंडल रेडी रहेंगे। भारत क्रीड़ा मंडल महाल थोड़ा जल्दी आएंगे प्लीज। आइए भारत क्रीड़ा मंडल। इसके बाद बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बुटीबोरी बिल्डर एसोसिएशन दोनों सामने आएंगे।
Builders Association of India, Butibori, and Nagpur, both. Please. सब लोग फोटोग्राफर के हिसाब से चलें. यस. नेक्स्ट प्लीज, थोड़ा फास्ट. यस यस. इसके बाद बूटी बोरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के लोग रेडी रहेंगे, सारे पदाधिकारी और उनके जितने सदस्य हैं. BMA. बूटी बोरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन. हाँ. बूटी बोरी के बाद क्रीडाई के सदस्य आमंत्रित करता हूं. कन्फ्रंटेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्रीडाई. उसके बाद इंडियन जिमखाना क्लब, इंडियन जिमखाना क्लब और इंडियन जिमखाना के बाद में माहेश्वरी संगठन महाल के लोग तैयार रहेंगे. इंडियन जिमखाना, इसके बाद माहेश्वरी संगठन महाल के लोग रेडी रहेंगे और उसके पश्चात मारवाड़ी युवा मंच, माहेश्वरी संगठन महाल के बाद उनका नंबर है. आप लोग सब रेडी रहें अपने सदस्यों के साथ. मारवाड़ी युवा मंच, मारवाड़ी युवा मंच अपनी छोटी मेट्रो लेके आ रहे हैं. आइए, उनकी एक छोटी सी मेट्रो उन्होंने बनाई है, वो लेके आ रहे हैं. उसके बाद MIA सेंटर, MIA CSR के पदाधिकारी, MIA सेंटर और उसके बाद नागपुर रेसिडेंशियल होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी. MIA के पश्चात आप रेडी रहेंगे. नागपुर रेसिडेंस होटल एसोसिएशन
उसके बाद नाग विदर्भ ब्रिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के मेंबर्स रेडी रहेंगे। नाग विदर्भ ब्रिक एसोसिएशन और फिर पालीवाल सेवा मंडल के सदस्य। थोड़ा फटाफट करेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। उसके बाद परशुराम सर्वभाषीय ब्राह्मण संघ, उसके पश्चात हाँ आइए फटाफट। पालीवाल सेवा मंडल और फिर परशुराम सर्वभाषीय ब्राह्मण संघ। और उसके बाद राजस्थानी ब्राह्मण समाज नागपुर। राजस्थानी गौड़ ब्राह्मण समाज। आ जाइए आप लोग। मैं भोजन प्राप्त करूंगा। नहीं, मैं करना ही पड़ेगा, मुझे ढाई बजे निकलना है। तो मेरी फ्लाइट है, मेरी दिल्ली। इसके पश्चात रोटरी क्लब ऑफ नागपुर स्टार और विदर्भा इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल यानी वेद, उनके पदाधिकारी कृपया आगे आ जाएं। रोटरी क्लब आगे। और उसके पश्चात श्री बीकानेरी माहेश्वरी पंचायत नागपुर। और फिर बीकानेरी महेश्वरी पंचायत के पश्चात श्री संत गामाजी महाराज एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य आप आमंत्रित हैं। उसके बाद
उसके बाद राजस्थानी गौर ब्राह्मण समिति, वो तो हो गए सर, आ गए। नहीं ज्यादा नहीं। बीकानेरी माहेश्वरी पंचायत के पश्चात स्टील एंड हार्डवेयर चैम्बर ऑफ विदर्भा, स्टील एंड हार्डवेयर चैम्बर ऑफ विदर्भा, इसके बीकानेरी के पश्चात आपका नंबर है। आप बाकी सबसे अनुरोध है कृपया शांति बनाए रखें, काइंडली प्लीज। पहले बीकानेरी आ गए ना, मैं कहा था बीकानेरी आ गया। बाबू सामने से फोटो निकल रहा है। हाँ प्रतीक, फोटो बता देना। अच्छा चल, अब कौन है? स्टील एंड हार्डवेयर चैम्बर ऑफ विदर्भा, उसके पश्चात नागपुर टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन, नागपुर टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन, उसके पश्चात वेद विदर्भा, एक नहीं हो गया, VIA विदर्भा इंडस्ट्री एसोसिएशन, VIA से जो पदाधिकारी है। फिर विदर्भा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, विदर्भा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी, उस विदर्भा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन नहीं है। उसके बाद विदर्भ प्लाईवुड मर्चेंट एसोसिएशन, विदर्भ प्लाईवुड मर्चेंट एसोसिएशन, और उसके पश्चात विदर्भा टैक्स पेयर एसोसिएशन VTA। विदर्भा टैक्स पेयर एसोसिएशन, और उसके पीछे विप्र फाउंडेशन, विप्र फाउंडेशन, विदर्भा प्लाईवुड मर्चेंट एसोसिएशन हो गया, VTA काइंडली कम। VTA के बाद में विप्र फाउंडेशन, और विप्र फाउंडेशन के बाद में विवेकशील मित्र परिवार इंस्टीट्यूशन, विवेकशील मित्र परिवार इंस्टीट्यूशन, आइए
विवेकशील मित्र परिवार इंस्टीट्यूशन, आइए विवेकशील मित्र परिवार। और इसके पश्चात अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया हूं और वो स्वागत करना चाहता तो कृपया आगे आ जाएं। ये आपके पास ही रख लीजिए। आप सबसे अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, हम कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग बैठ जाओ अपनी जगह पर। हाँ बोलता ना, पहले वो बैठ जाए तब बोलो। हाँ थोड़ा एक बार बैठ जाओ। आप भी बैठ जाओ, बाकी सबको डाइस से, सब डाइस से, पूरा नीचे सब डाइस से हो जाओ। अच्छा बस 2 मिनट में आएगा। आप सबसे अनुरोध है कृपया अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। सर काइंडली जोरदार तालियां हो जाएं सभी संस्थाओं के तरफ से। दीक्षित साहब, सभी संस्थाओं ने अपनी भावनाएं अलग अलग, सब जो बैनर हैं सभी संस्थाओं ने अपनी भावनाएं उसमें व्यक्त की हैं। उसमें आप हर जगह अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं। और साथ ही इन सभी संस्थाओं ने आपके प्रति एक सम्मान का रेजोल्यूशन पास किया है और पूरा रेजोल्यूशन हमने एक बुक में कंपाइल किया है। मैं हमारे तीनों अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वो पूरी बुक इन संस्थाओं की तरफ से आदरणीय दीक्षित साहब को देवें। इसमें सबकी तरफ से एप्रिसिएशन लेटर है, रेजोल्यूशंस हैं। हिंगना पंचायत समिति की तरफ से आप सत्कार स्वागत करना चाहते हैं, आइए प्लीज। और इसके पश्चात में हिंगना पंचायत समिति, अब यहां से हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे जाएंगे और मैं श्री विनोद जी चतुर्वेदी से अनुरोध करता हूं कि कृपया कार्यक्रम का सूत्र अपने हाथ में ले और यहां से संचालन आगे बढ़ाएं। मैं आप सब लोगों के और भोजन के बीच में ज्यादा व्यवधान नहीं पैदा करूंगा। अब मैं श्री राम खुशलानी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो यहां पर मंच पर आएं और अपना कार्य आगे बढ़ाएं। हेलो, धन्यवाद भैया। मुझे आज एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व का परिचय देने का मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं माननीय श्री जयप्रकाश जी गुप्ता जी की। नागपुर शहर में ऐसा कोई नहीं होगा जो जयप्रकाश जी गुप्ता को नहीं जानता होगा। आप स्वर्गीय मणिलाल जी गुप्ता के सबसे बड़े सुपुत्र हैं।
स्वर्गीय मणिलाल जी गुप्ता एक स्वतंत्र सेनानी थे। आपने भारतीय जनता पक्ष माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के प्रमुखता में 7 अक्टूबर 2014 को ज्वाइन किया था। आप बीजेपी के प्रदेश एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। आपने उससे पहले कांग्रेस पार्टी के भी काफी प्रमुख पदों पर कार्यरत थे। आप नागपुर की बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हैं। मैं ऐसे व्यक्ति महत्व का परिचय और उनको मंच पर बुलाने से पहले 2 शब्द उनके लिए बोलना चाहूंगा। आप आंधी है, आप तूफान है। आप आंधी है, आप तूफान है। आपको नहीं मालूम आप क्या है। आप आंधी है, आप तूफान है, आपको नहीं मालूम आप क्या है। ये एहसास है उसने राजनीति का, जहां भी गए दास्ता छोड़ा है, जहां भी गए दास्ता छोड़ा है। सार्थक फाउंडेशन और नागपुर शहर और ग्रामीण की 27 प्रमुख संस्थाओं की ओर से आज हमारे कार्यक्षम अधिकारी और हम सबके प्रिय अधिकारी महा मेट्रो के प्रबंध संचालक सम्माननीय ब्रजेश जी दीक्षित, इनके सत्कार समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक और नागपुर शहर के पूर्व पालक मंत्री सम्माननीय सतीश बाबू चतुर्वेदी, वैसे ही जिनका मेरा बहुत पारिवारिक नाता 50 वर्षों से रहा, हमारे बड़े भाई और हमारे मार्गदर्शक महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मंत्री सम्माननीय रमेश बंग जी, जिनका आज सत्कार समारोह कर रहे हैं हम लोग, ब्रजेश जी दीक्षित। आज इस कार्यक्रम के जो प्रमुख आयोजन करता है भाई रमेश बंग, संजय पालीवाल, भाई विनोद जी चतुर्वेदी, यहाँ पर आए सभी 27 संस्थाओं के सम्माननीय पदाधिकारीगण और सभी सम्मानित सभी यहाँ पर मान्यवर। मैं भी लगभग 2011 से दीक्षित साहब से परिचित हूं। बहुत कम अधिकारी हम लोगों ने रेलवे में देखा, क्योंकि रेलवे का कार्य जन सामान्य से जुड़ा हुआ नहीं रहता है और उसका डीआरएम कौन है, उसका प्रमुख अधिकारी कौन है, ये बहुत कम लोगों को मालूम रहता है। लेकिन माननीय दीक्षित जी ने जब डिविजनल हमारे डीआरएम का पद सेंट्रल रेलवे का संभाला, उन्होंने उसको लोकाभिमुख करने का काम किया। सिर्फ वो रेलवे तक सीमित नहीं रहे। मेरे उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय पालक मंत्री जी के साथ उनकी नियमित बैठकें होती थी। जैसा आज विनोद जी ने बताया, 8 नंबर प्लेटफार्म होम प्लेटफार्म बनाने का काम, और हमारा पूर्वी जो द्वार था, अक्सर हम लोग देखते थे कि रेलवे स्टेशन में हम लोग सोचते थे कि बर्डी साइड पे पश्चिम द्वार ही उपयोग में आता है, और पूर्वी द्वार जो है वो 4 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ता है, जहां पर पूर्व नागपुर, दक्षिण नागपुर, उत्तर नागपुर और मध्य नागपुर। उस पूर्व जो द्वार है उसको साकार करने का काम, उसका विकास करने का काम, पहले सिर्फ 2 क्षेत्र में हमारे जो मेन द्वार है वो खुलता था, लेकिन उसका भी विकास करने का काम 8 नंबर प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया और उसको पूर्ण रूप से विकसित किया और वहां के क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं प्रदान की। साथ ही मध्य प्रदेश का जो परिवहन विभाग का एक कार्यालय था, वहां पर एक स्कूल थी जो डिफेंस के अंतर्गत आती थी। तो मैंने उनको देखा कि निरंतर उनका फॉलोअप रहता था कि जैसा मिलिट्री विभाग से कोई काम करवाना ये बहुत मुश्किल काम रहता है, उसका फॉलोअप भी बहुत मुश्किल रहता है। दीक्षित जी लगातार जो सांसद है उनके माध्यम से, केंद्रीय मंत्री के माध्यम से और यहाँ के मुख्यमंत्री पालक मंत्री के माध्यम से उस जो मध्य प्रदेश परिवहन का जो है, अभी देख रहे हैं रेलवे स्टेशन के सामने, अपने गणेश टेकड़ी के सामने हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, उसको भी शिफ्ट करने का निरंतर उन्होंने प्रयास किया। एक लोकाभिमुख अधिकारी, 36 वर्षों की उनकी समर्पित सेवा रेलवे में, रेलवे की गति हम लोग जानते हैं, लेकिन उससे उन्होंने गतिमान होना और रेलवे से मेट्रो की गति की ओर आना, यह निश्चित रूप से उनकी उपलब्धि है। और मैं समझता कि उनका जीवन और उनका कार्यकाल भी ऐसे ही रहा है
कि रेलवे की गति से आज महा मेट्रो की गति, मेट्रो की गति जितनी तेजी होती है वैसा ही उनका एक कार्यकाल रहा है। एक कार्यक्षम अधिकारी है। बहुत सारे लोग, जैसा हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, विकास करते हैं, हमको भी प्रशंसा मिलती है, लेकिन कोई अधिकारी जिसको चुनाव नहीं लड़ना है और वो नागपुर का इतना विकास करने में अपना जी जान लगा दे, कमिटमेंट के साथ विकास करे, ऐसे बहुत कम अधिकारी रहते हैं। और हमको गर्व है कि ऐसे अधिकारियों में निरंतर नागपुर की जनता दीक्षित साहब का नाम कभी भूल नहीं सकती। उन्होंने मेट्रो को साकार किया। गत 2 वर्ष पहले एक अधिकारी दिल्ली के जो महा मेट्रो से जुड़े हुए थे, वे विवाह में आए 3 दिन के लिए। मेरा भी उनसे संवाद हुआ और उनका यह कहना था कि दिल्ली और देश की जितनी भी मेट्रो है उसमें सबसे दर्जेदार काम, सबसे बेहतर काम, सबसे टाइम बाउंड प्रोग्राम काम और सबसे कम खर्च का काम यदि किसी शहर में हुआ है वो नागपुर शहर में हुआ है। और उसका एकमात्र से दीक्षित जी और यहाँ के कार्यक्षम नेताओं को भी जाता है कि एक गति से। अक्सर हम लोग देखते हैं, मैंने राम झूला भी देखा, हमको 14 वर्ष का वनवास लगा। और मैं बोलता हूं कि अभी उन्होंने जिस गति से काम कर रहे हैं, 2 महीने में 1 किलोमीटर का काम, और मैं 50 महीने में 25 किलोमीटर का उन्होंने एक दर्जेदार काम। मैं समझता हूं कि एक कार्यक्षम अधिकारी और विशेषकर वो एक बेहतर इंसान भी है। सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, मैंने उनको नजदीक से देखा है कि जितना उनका कद हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, वैसा ही उनका कद काम करने में भी है। उन्होंने नागपुर मेट्रो, अभी उन पर पूना की भी जिम्मेदारी है, जहां पर 6 तारीख को प्रधानमंत्री जी पूना का शुभारंभ करने वाले हैं। और उनका लोकप्रियता, जैसा चंद्रशेखर जी की बात कर रहे थे यहां पर, लेकिन हमको बता दें कि चंद्रशेखर जी के साथ सतीश बाबू भी लगे थे। उस समय सतीश बाबू पालक मंत्री थे और ट्रस्टी भी थे, और उनके साथ मैं भी ट्रस्टी था। नागपुर शहर के जो विकास के काम, जो रोड वाइंडिंग के काम हुए, चंद्रशेखर जी के साथ में सतीश बाबू, हम भी उस समय में 5 साल ट्रस्टी रहे, हम भी उनके साथ नागपुर के विकास प्रेमी लोगों के दिलों में निश्चित रूप से ब्रजेश दीक्षित जी का नाम सालों तक हम लोग भूल नहीं सकते। एक कार्यक्षम अधिकारी के रूप में भी, और साथ ही उन्होंने जो भी जिम्मेदारी निभाई है वो एक कमिटमेंट टू सर्विस, उन्होंने जो भी जिम्मेदारी है उसको कर्तव्य समझकर उसको साकार करने का काम किया। और ये गर्व की बात है कि आज सार्थक फाउंडेशन में उनका कार्यक्रम कर रही है, और एक ऐसे अधिकारी का कि जोनों उन्होंने अपने जीवन के हर पथ को सार्थक करने का काम किया है। सार्थक फाउंडेशन के माध्यम से ऐसे एक व्यक्ति का सम्मान होना कि जिनको भी जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसको सार्थक करने का काम किया है, ये गर्व की बात है कि किसी संस्था गैर राजनीतिक कार्यक्रम में इतना शिस्तबद्ध, इतनी संस्थाओं की सहभागिता निश्चित रूप से गर्व की बात है। हम लोग जब भी शहर में कार्यक्रम करते हैं तो उस पूरा कार्यक्रम शहरी हो जाता है इसमें, लेकिन भागीदारी हमारे संजय पालीवाल, महेश बंग और विनोद भाई कि इसमें आपने समानता रखी है कि शहर के साथ में ग्रामीण क्षेत्र की भी भागीदारी रखी। और मैं समझता हूं कि नागपुर शहर नहीं, ये पूरे जिले की ओर से हमारे दीक्षित साहब का सत्कार हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसीलिए आप सभी की ओर से एक ऐसे कार्यक्षम अधिकारी, क्योंकि नागपुर शहर पूरे देश का दिल है, और कोई अधिकारी इतना ईमानदारी से, जो जहां पर जन्मा नहीं है लेकिन यहाँ की मिट्टी से भी बड़ा कर्ज निभाने की जिम्मेदारी लेता है, तो निश्चित रूप से नागपुर के लोग अपने सराखों पे बैठा लेते हैं। वैसा ही दीक्षित जी एक लोकप्रिय अधिकारी, कार्यक्षम अधिकारी और एक टोटल क्वालिटी पर्सन, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है कि जिन्होंने अधिकारी रहते हुए भी यहाँ के सामाजिक जीवन में भी लोगों को जोड़ने का काम किया, उनके बीच में भी उनकी लोकप्रियता है। ऐसे व्यक्ति के मैं सम्मानित करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और दीक्षित साहब को भी आने वाले उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और ऐसी कार्यक्षम रूप से कार्य करे, गतिमान हो और ऊर्जावान हो, ये उन्हें शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद जयप्रकाश भैया, आपने बहुत ही सार गर्भित उद्बोधन यहाँ पर किया, कुछ पुरानी यादें ताजा कर दी आपने। अब मैं राजा भाऊ ताकसंडे जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ पर आएं और अपने दायित्व का निर्वाह करें।
सर्वप्रथम सार्थक फाउंडेशनच्या सर्व सदस्य आणि उपस्थित सर्व मंडळीचं सर्वप्रथम स्वागत. माझ्याकडे माननीय आमचे सर्वांचे लाडके नेते आदरणीय बंग साहेबांचा परिचयाचा माझ्याकडे जबाबदारी आहे. साहेबांचा परिचय सर्वांना माहीत आहे, पण ज्या माणसाला माझ्यासारख्या लहान कार्यकर्त्यांना घडवण्याचं काम ज्या माणसाने केलं, आयुष्यात एक नव्हे दोन नव्हे तर हजारो कार्यकर्ते ज्या माणसाने तयार केले ते आदरणीय शरदचंद्रजी माननीय रमेशचंद्रजी बंग साहेब, ज्यांनी एक नव्हे तर हजारो कार्यकर्ते त्यांनी तयार केलेत आणि त्या कार्यकर्त्यांना एक मोठी जबाबदारी दिली. असे आमचे सर्वांचे लाडके आदरणीय रमेशचंद्रजी बंग साहेब, माननीय बंग साहेब हे 3 वेळा आमदार राहिलेत, त्याचप्रमाणे कॅबिनेट मिनिस्टर्स राहिलेत आणि मंत्री असताना शेवटच्या माणसाचं काम कसं करता येईल. आज जरी मंत्री नसले तरी त्यांच्या दरबारात आज 100 ते 200 लोक कामासाठी येतात आणि प्रत्येक माणसाचं काम करून देण्याची जबाबदारी साहेब स्वतःहून घेतात. मंत्रालयात या वयात सुद्धा माझ्यासारख्या तरुणासोबत किंवा अनेक लोकांच्या कामासाठी रात्रंदिवस मंत्रालयात फिरत असतात. असे एकमेव माझ्या महाराष्ट्रातले व्यक्तिमत्व आहे जे शेवटच्या माणसाचं काम करण्यासाठी असतात. ते आदरणीय माननीय रमेशचंद्रजी बंग साहेब. मी आमंत्रित करतो रमेशचंद्रजी बंग साहेबांना की त्यांनी या कार्यक्रमात विषयी मार्गदर्शन करावं. आज बड़ा खुशी का दिन है, आनंद का दिन है. हम एक कर्तृत्ववान प्रशासकीय अधिकारी का सत्कार करने जा रहे हैं आप सबके उपस्थिति में. इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि हमारे सबके नेता आदरणीय सतीश बाबूजी चतुर्वेदी साहब, मेरे दामाद सम्मान्य जयप्रकाश जी गुप्ता साहब, आज के सत्कार मूर्ति आदरणीय डॉक्टर ब्रजेश जी दीक्षित साहब, सार्थक फाउंडेशन के और इस कार्यक्रम के प्रमुख संयोजक संजय पालीवाल जी, महेश बंग, विनोद भैया चतुर्वेदी, अजय मल, विनोद जी तापड़िया, सारे जिन संस्था ने इसमें सार्थक के नाम से सहयोग किया, वो सारे संस्था के पदाधिकारी, उपस्थित भाइयों बहनों और युवा साथियों, हर एक आदमी का सत्कार जीवन में नहीं होता, पर कुछ कर्तृत्व के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से, ऐसी दीक्षित साहब की ऊंचाई यहां पे उपस्थित सब लोगों से ऊंचाई है, ज्यादा है. पर काम की भी ऊंचाई उतनी है, जिसके कारण हमको आज को सबको यहाँ के सार्थक के नाम से इकट्ठा 27 संस्था को होना पड़ा. जब वो डीआरएम थे तो मेरा भी अनुभव बहुत अच्छा है उनके बारे में. रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे उस समय ठंडा पानी नहीं मिलता था, और मेरे पास में जब मैं आमदार था, या शायद बाद में का समय होगा, हमारे माहेश्वरी महिला मंडल की सब सदस्य आई और उन्होंने कहा कि हमको रेलवे स्टेशन पे जगह चाहिए, हम वहां पे ठंडा पानी की मशीन लगा देते सब प्लेटफॉर्म पे एक एक. मैंने दीक्षित से बात किया, दीक्षित साहब को मैंने परिचय दिया मेरा. तत्परता से सारे प्लेटफॉर्म पे हमको एक एक मशीन बैठाने की उन्होंने परवानगी दी, ताकि सारे प्रवासियों को जो रेलवे में सफर करते हैं उनको ठंडा पानी मिलने की व्यवस्था उस समय हमारे माहेश्वरी परिवार ने की, हमारे महिला मंडल ने की. अनेक काम है जिसका उल्लेख जयप्रकाश जी ने किया.
उनके कार्यकाल के अंदर में निश्चित इस गौरवित बात इस शहर को तो मिली डीआरएम के नाते, वो उत्तरी प्रवेशद्वार मिला, पूर्व प्रवेशद्वार, नहीं तो नहीं था। अनेक योजनाएं मन में रहती है आदमी के, करने की नहीं होती है, और छोटी छोटी बातों से डेवलपमेंट में रुकावट आती है। जब मेट्रो का उनको प्रमुख नियुक्त किया गया, प्रशासकीय अधिकारी कहते प्रशासन में अपने कर्तृत्व के माध्यम से या कर्तृत्व के माध्यम से उन्होंने अपना प्रशासकीय अनुभव वापर के कमिटमेंट फॉर द सोसाइटी और कमिटमेंट फॉर द पब्लिक, जनरल पब्लिक, इनके माध्यम से जो मेट्रो का जो काम नागपुर शहर में शुरू हुआ, उसको समय कालबद्ध कार्यक्रम में पूरा करने का काम उन्होंने किया। ये आप और हम सब देख रहे हैं। पहले फेज का काम उन्होंने 9,000 करोड़ का किया गवर्नमेंट का, पर दूसरे फेज का भी काम 6,500 करोड़ का मंजूर किया है, वो भी पूरा होगा। और मैं ये चाहूंगा कि उसके अंदर में हिंगना, बुटीबोरी, कनान, कामटी, ये सारे जितने नजीक के मेट्रोपोलिटन सिटी के शहर के नजीक के पेरीफेरी है, नागपुर शहर की जो पेरीफेरी है, उस शहर के पेरीफेरी में ये काम सब हो तो खास तौर पे आज हमारी कनेक्टिविटी 30% 40% हुई, ये मुझे मालूम नहीं, पर हमारी रेलवे के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ना चाहिए। भविष्य में सारी बातें बढ़ने वाली है और तभी मेट्रो का जीवन अपने को समझेगा। ये काम वो जल्द करे। मैं तो मेरा स्वार्थ चाहूंगा दीक्षित जी आपसे कि मैं एक ग्रामीण भाग में हिंगना में रहता हूँ, सतीश बाबू, हिंगना की लाइन जल्द हो गया हिंगना की और बुटीबोरी की लाइन तो जल्दी से जल्दी करो ताकि सारे लोगों को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, क्योंकि बुटीबोरी के अंदर में MIDC है। इस नागपुर जिले की MIDC 2 ही जगह वैसी है दीक्षित जी, एक हिंगना में है और एक बुटीबोरी में है। तो जो दोनों जगह के जो कामगार है उन कामगारों को सहूलियत मिले। आपका दृष्टिकोण बहुत बड़ा है। मैं हिंगना जब जाता हूं तो दररोज आपके स्टेशन देखता हूं, एक भी दिन ऐसा नहीं छूटता कि मैं आपके स्टेशन को मैं देखता नहीं करके। आपने वहां पे साइकिल की व्यवस्था की, आपने वहां पार्किंग की व्यवस्था की, आपने वहां एस्केलेटर बैठा है, यानी सारी सुविधाएं आदमी को जो होना रेलवे की या रेलवे स्टेशन की माध्यम से जो होना वो मिली थी। ये बहुत बड़ा काम आपका, आपके दृष्टि, आपका विशालता, ये उसका मानक है, ऐसा मैं समझता हूं। और इसी गति से आप आपके जीवन में उन्नति करें। ऐसे सारे सभागृह को एक बताना चाहता हूं। यहाँ पे दीक्षित जी आज सभागृह के अंदर में 27 संस्था है। मेरी छोटी सी अनुरोध रहेगा आपसे, ये सभागृह के अंदर में 400-500 लोगों की कैपेसिटी है और यहाँ पे डाइनिंग हॉल काफी अच्छा है। ये डाइनिंग हॉल और ये सभागृह ये शादी के लिए हो, जनरल कार्यक्रम के लिए हो, दिए तो उसका भी लाभ इस नागपुर के या परिसर के जनता को होगा। ये भी आप सब समझ लीजिए और उसकी आपकी घोषणा आपके ही सत्कार के माध्यम से दें, ऐसा मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनश्च, और ऐसा आपका हमारा नाता बहुत नजदीक का है। चतुर्वेदी साहब, इनका नाता अपने से दूर का नहीं है, ये बैतूल के ही है और 1955 में अपन इनके साथ में थे, ये अपने साथ में थे, ताकि इनसे अपने नाते दूर नहीं है। और मेरा तो आपसे अनुरोध रहेगा, मेरे उम्र के हिसाब से भी दीक्षित जी, हमारे हक से कुछ आपके साथ में जो मांगना है वो आपको हक को इस नागपुर शहर को आपका समझ के आपको पूरा करना है। हॉल काफी अच्छा बना है, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेंगी। फॉरेन जैसा आपने स्टेशन बनाया है, क्योंकि नीचे में रेल जाती है, ऊपर में इस प्रकार का हॉल ग्रामीण भाग में नहीं है। पर दीक्षित जी, आपको यह भी दूसरा कहूंगा, विनंती कर अनुरोध करूंगा कि केवल बहुत कम रेट में आपके लागत से उसका रेट रखे ताकि सब लोगों को उसका पोषण हो। यही मैं अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। आपके पुनश्च कार्यकाल में मुझे भी एक मौका मिला उनको पुनः का काम कराने का, जयप्रकाश जी, कि मैंने पुनः का काम उनको शरद चंद्र पवार साहब से दिलाया है। मैंने उनकी अपॉइंटमेंट लिया, वो मेरे को बोले कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए।
शरद चंद्र जी पवार साहब ने मेरे को पूछा, बोला नागपुर का काम काफी अच्छा किया, बोला बहुत अच्छा किया, बोला साहब इनको पुणे का काम दीजिए. तर फिर मुझे वो मराठी में बोलते हैं, रमेश आपण काम द्यायचं ना, माणूस एकदम योग्य आहे ना. म्हटलं एकदम योग्य आहे. इनको जब मैं दिल्ली ले गया तब इनको वहां पे उनको शरद चंद्र पवार साहब ने पुणे का काम दिया. ये आप समझ लीजिए. इतना मैं करूंगा, पुनश्च आपकी जिंदगी में सफलतापूर्वक काम हो, यही मानव जीवन है, जिसके माध्यम से अपने सुधीर भाईती ने एक अच्छा गीता का अनुवाद क्रमांक 3 में जो बात कही, उसी के माध्यम से आपका विश्वास, आपकी प्रगति दिन दुना चौगुना बढ़ती रहे. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं. धन्यवाद. धन्यवाद बाबूजी. आपने दीक्षित जी के बारे में तो कहा ही कहा, साथ में अपने क्षेत्र के बारे में भी कहा कि आपकी वहाँ के लिए क्या अपेक्षाएं हैं और नागपुर में बूटी बोरी और एमआईडीसी का जो अपना हिंगना का इलाका है उसमें क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. मैं अब नितिन लोनकर जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ पर आएं और अपना कार्य आगे बढ़ाएं. धन्यवाद विनोद भैया. मुझे आज हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्री सतीश बाबू चतुर्वेदी जी का परिचय देने का दायित्व दिया गया है. मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझता हूं. नागपुर में शहर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाबूजी के बारे में जानता नहीं हो. बाबूजी सबसे परिचित है. विद्यार्थी दशा से ही वो राजनीति से उनको रुचि थी और राजनीति से जुड़े हुए थे. 1969 में वो महाराष्ट्र के एनएसयूआई के अध्यक्ष बने. 1978 में महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए और वहां से फिर उनका राजनीतिक सफर ऊंचाइयों पर चलता रहा. नागपुर शहर के वो 5 बार विधायक रह चुके हैं और विधायक रहने के साथ साथ महाराष्ट्र शासन के वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं. अलग अलग मंत्रालय में उनका काम करने का उनको मौका मिला. फिर वो वन मंत्रालय हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, टूरिज्म हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, इरिगेशन, लेबर, टेक्सटाइल, माइनिंग, ऐसे विस्तृत मंत्रालय में उनका काम हुआ. और जब भी जिस मंत्रालय में उन्होंने काम किया बहुत अच्छा वहां पर रिजल्ट्स मिले. मुझे याद है बूटी बोरी में हमारे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का जब बाबूजी पालक मंत्री थे तब हमारी सब्सिडीज जो महाराष्ट्र शासन की तरफ से मिलती है नए उद्योगों को, लघु उद्योगों को, कुछ कारणवश वो रुकी हुई थी. हम हमारा एक डेलीगेशन लेके बाबूजी के पास में गए और बाबूजी को हमारा निवेदन दिया. उन्होंने तुरंत उस पर डीआईसी के यहाँ के अधिकारी उनको बुलाया और महाराष्ट्र शासन के उस समय सेक्रेटरी थी धुमाल साहब थे इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के, उनको भी बुलाया और उनको निर्देश दिए कि देखिए इनका क्या समस्या है, इनकी समझिए और इनको तुरंत इनकी जो सब्सिडी रुकी हुई है वो मुहैया कराए. तो और उसके तुरंत 1 महीने बाद बाबूजी हमारी सब्सिडी हमको मिली. तो बूटी बोरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से मैं आपको इस बात के लिए फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं. लोकमान्य तिलक जन कल्याण संस्था के माध्यम से बाबूजी ने यहाँ पर शिक्षण जो कॉलेजेस है वहां एक अच्छा नेटवर्क यहाँ पर नागपुर शहर और नागपुर शहर के पेरीफेरी में खड़ा किया हुआ है. और इस कॉलेजेस के माध्यम से हमारे विदर्भ को काफी अच्छे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और तत्सम स्किल्ड मैन पावर यहाँ पर अवेलेबल हो रही है. मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं और ऐसे उच्च विद्याभूषित शिक्षण महर्षि बाबूजी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आज के सत्कार मूर्ति डॉक्टर ब्रजेश जी दीक्षित के बारे में अपने विचार रखें. धन्यवाद.
आज के सत्कार मूर्ति जिनके स्वागत समारोह के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, श्रीमान ब्रजेश दीक्षित जी, मेरे पुराने साथी श्रीमान रमेश बंग जी, पुराने हमारे सहकारी श्रीमान जयप्रकाश गुप्ता जी, कार्यक्रम के आयोजक श्रीमान महेश बंग जी, विनोद जी, पालीवाल जी, भाईती जी और सभी सार्थक फाउंडेशन की से जुड़े हुए सभी 27 और उपस्थित सभी संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारी, उपस्थित बंधु और बहनों, हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में आशीर्वाद का एक अपना शुभ कामना और आशीर्वाद का एक अपना अलग महत्व है। हिंदू धर्म में मान्यता है, जब हम किसी को उसका स्वागत करते हैं, शुभकामना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं या उसका अभीष्ट चिंतन करते हैं, तो उस व्यक्ति में ऊर्जा पैदा होती है। क्योंकि बैठे हुए लोग ये कोई कंप्यूटर नहीं है, इनमें सब में ईश्वर का अंश है, हम जिसको आत्मा बोलते हैं। तो जिनमें ईश्वर का अंश है, जब वो इतने लोग जमा होकर किसी को आशीर्वाद दे, किसी का स्वागत करे, तो निश्चित रूप से उसके वेव्स तैयार होते हैं, पॉजिटिव वेव्स तैयार होते हैं, उसकी ऊर्जा तैयार होती है, और जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको काम करने की और शक्ति पैदा होती है और उसको प्रेरणा मिलती है। समाज में अच्छे व्यक्ति का, काम करने वाले व्यक्ति का जो हेल्दी सोसाइटी होती है, स्वस्थ समाज होता है, ये अच्छे व्यक्ति का स्वागत करता है, और जो विनाशक प्रवृत्ति होती है, जो विकृतियां होती हैं, उसका वो तिरस्कार करता है। अच्छी प्रवृत्तियों का, अच्छे व्यक्ति का सत्कार ये किसी भी शहर को, किसी भी समाज को एक ताकत देता है। और मुझे खुशी है जब महेश बंग और विनोद चतुर्वेदी जी से जब मेरा संपर्क हुआ, उन्होंने ये कल्पना जब बताई कि ब्रजेश दीक्षित जी का नॉन पॉलिटिकल फोरम के ऊपर हमको स्वागत करना है, और सब संस्थाएं मिलके दिल से, अंतःकरण से उनका स्वागत करना चाहती, उनके काम की प्रशंसा करना चाहते हैं, और उनके हाथ से और काम नागपुर शहर में हम लोग कराना चाहते हैं। तो इस कल्पना का मुझे अच्छा लगा कि मैं 50-55 साल से इस शहर के सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक जीवन से जुड़ा हुआ हूं। हर व्यक्ति को लगता है मेरा शहर अच्छा हो, हम जिस शहर में रहते हैं, मेरा देश अच्छा हो, मेरा प्रदेश अच्छा हो, ये तो बृहद भावना तो हर एक की रहती है। पर जिस शहर में, जिस गांव में हम रहते हैं, वो हमारा एक अच्छा, देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक अच्छे शहर में उसकी गिनती हो, ये एक समझदार, विवेकशील व्यक्ति की हमेशा ये भावना रहती है कि मेरा नागपुर ये वर्ल्ड मैप में आए, मेरा नागपुर ये ऐसे नक्शे के ऊपर आए कि जिसमें कल मेरा कोई रिश्तेदार आए या मेरा कोई दोस्त नागपुर में आए तो वो कहे कि अरे
ये शहर तो अलग ही दिख रहा है, ये बड़ा जोरदार शहर है। जब इस शहर की तारीफ होती है तो इस शहर में रहने वाले हर एक का दिल, हर एक की भावना, उसको अंदर से जो खुशी मिलती है कि मैं जिस शहर में रह रहा हूं मेरा शहर अच्छा हो रहा है। पहले ये एक मध्य प्रदेश की राजधानी थी, लोगों का प्रमोशन होता है। हमारा दुर्भाग्य रहा, हमारा डिमोशन हुआ, हम राजधानी से उपराजधानी हो गए। नागपुर मध्य प्रदेश की राजधानी थी और दीक्षित जी आप बैतूल में थे, बैतूल नागपुर जैसा बंग साहब ने कहा, हम सब जुड़े हुए थे कि हमारा एक ही प्रदेश था। आज भी हमारा चीफ मिनिस्टर का ऑफिस हैदराबाद हाउस के नाम से जाना जाता है। हम निजाम से भी जुड़े हुए थे, विदर्भ निजाम के साथ में था, हैदराबाद के साथ था अंग्रेजों के जमाने में। आज भी उसकी याद दिलाता है मुख्यमंत्री के कार्यालय को हम हैदराबाद हाउस बोलते हैं। आज भी जहां मिनिस्टर्स ठहरते हैं हम उसको रवि भवन बोलते हैं। रविशंकर शुक्ला की यादों से जुड़ा हुआ है। रविशंकर शुक्ला जी के नाम से वो रवि भवन बना हुआ जिसमें महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल रहता है। तो ये मेरा शहर अच्छा हो, इस भावना से कोई शक नहीं। एक यात्रा हुई और राजनीतिक दलों में स्पर्धा होनी चाहिए। तुमने एक काम किया मैं 10 काम करूंगा, आपने 10 किया मैं 15 काम करूंगा। जब स्पर्धा होती है तो वो शहर और आगे भागता है। हम लोगों ने पावर में आने के पहले 5 साल यहां युति सरकार थी, 90 से 95 से 2000। मनोहर जोशी जी थे, नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री थे। उन्होंने एक जो बर्डी वाला ब्रिज है, जो हमारा फ्लाईओवर है, गडकरी साहब ने उस समय बनाया था। पहला फ्लाईओवर था ये। एयरपोर्ट से जाने के लिए एक फ्लाईओवर तैयार हुआ। नागपुर शहर को पहली बार एक अनुभव हुआ, एक फ्लाईओवर बन रहा है। इस शहर को एक फ्लाईओवर तैयार हुआ। उसके बाद हम लोगों की गवर्नमेंट आई, 2000 में हमारा मंत्रिमंडल आया, मैं मिनिस्टर बना, पालक मंत्री बना। हमने कहा गडकरी साहब ने एक फ्लाईओवर बना, अब हम 10 फ्लाईओवर बनाओ। फिर सकरदरा का फ्लाईओवर बना, कलमना के फ्लाईओवर बने, नागपुर नॉर्थ में बहुत से फ्लाईओवर बने। फिर एक श्रृंखला तैयार हुई नागपुर में। उसके बाद केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद गडकरी साहब को जवाबदारी मिली और उन्होंने मेट्रो के लिए वहां से पैसे लेके आए। पैसे लाना कोई मजाक की बात नहीं है। फंड्स लाना, 9000 करोड़ लेके आना, तो शहर में कोई भी समझदार व्यक्ति, मेट्रो कोई नाम से नहीं बनती। मेट्रो के लिए फंड्स लगते, बजट लगता है, प्रोविजन लगते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना है, केंद्र सरकार को पैसा देना है और फंड की अवेलेबिलिटी में खींचातानी होती है। आज तो पूरे देश में मेट्रो बन रही है। उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से कम 10 मेट्रो बन रही है। अभी हर स्टेट में मेट्रो बन रही, कंपटीशन हो रहा है, हर शहर में मेट्रो बन रही। तो उसमें फंड्स लेके आना एक चैलेंजिंग है। उसमें गडकरी जी का हमको नाम लेना पड़ेगा कि वो फंड्स लेके आए और वो फंड्स को यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि हम लोग जब मिनिस्टर थे हम नागपुर के लिए विलास देशमुख साहब से पैसे लाए, पर हमने विलास जी को बोला कि आपने थाना की डेवलपमेंट जब चंद्रशेखर ने किया है, थाना हम लोगों ने देखा कि चंद्रशेखर साहब ने थाना बदल लिया था। हम लोगों ने विलास राव को कहा कि भैया इसको नागपुर भेज दो तो हमारा नागपुर भी बदलेगा। जो आदमी थाना बदल रहा है, थाना शहर तब जो पूरा चेंज हुआ वो चंद्रशेखर ने किया। तो विलासराव देशमुख ने चंद्रशेखर जी को नागपुर भेजा। फंड्स आए वहां से, हम लोगों ने फंड्स लाए। हम फंड्स लाते और अधिकारी बराबर नहीं रहता तो भी काम नहीं होता है। फंड्स के बाद फिर ऑफिसर चाहिए। पहले फंड लाने की पॉलिटिकल विल चाहिए, फिर पॉलिटिकल विल के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए कि वो फंड को बराबर यूटिलाइज करे, तब शहर डेवलप होता है। तो चंद्रशेखर ने यहां डेवलपमेंट की और शहर को पूरा ट्रांसफॉर्म किया। हमारा जो नागपुर एक खेड़े के रूप में था,
वो सही माने में शहर के रूप में चंद्रशेखर के समय एक मील के पत्थर के रूप में एक इंटीग्रेशन जो रोड्स का हुआ, डिवाइडर्स बने, रोडें बनी, लाइटिंग लगी। नागपुर शहर ग्रीन सिटी तो था ही, हमारा जो पश्चिम नागपुर है वो अपने आप में हिंदुस्तान में एक ग्रीनरी के मामले में एक अलग अपना जगह है। आज भी हमारा ऑक्सीजन लेवल दिल्ली में 400 450 जो जाता है, आज हम 74 पे नागपुर, मुंबई में हम लोग जाते हैं वर्ली में 300 के ऊपर है। तो आज यहाँ पोल्यूशन की लेवल इतनी कम है नागपुर शहर की। तो जब मेट्रो के लिए फंड्स आए तो एक सक्षम अधिकारी के रूप में दीक्षित जी का सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ, और दीक्षित जी की उनके मुंह पर तारीफ करना थोड़ा जरा अटपटा लगता है, लेकिन जो रियलिटी है वो बोलना भी जरूरी है। दीक्षित साहब ने मेट्रो का जो फंड्स आए उसका जो यूटिलाइजेशन किया, जो एग्जीक्यूशन किया, नागपुर जैसी सिटी में इतनी प्रॉब्लम्स है, आपको काम करने में लिटिगेशंस होते हैं, कोई ऑब्जेक्शंस होते हैं, जमीनें लेना, उसके एक्वायर करना मजाक का काम नहीं है ये। एक दुकान के बाजू से मेट्रो जाती है तो बोलता है वाइब्रेशन से मेरी बिल्डिंग हिलती है, मेरी बिल्डिंग चली जाएगी, 10 किस्म के वो एलिगेशंस लगाता है, कोर्ट कचहरियां होती हैं कि साहब ये मेट्रो से पूरा वाइब्रेट हो रहा है, पूरा बिल्डिंग का फाउंडेशन हो रहा है, मार्केट में से जा रही। इतने इसमें एनवायरमेंटल और दुनिया भर के प्रॉब्लम्स आते हैं। उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना और इतने बड़े बड़े पिलर्स, मेरा दामाद दुबई में रहता है, वो यहाँ आया, दुबई का तो अपनी अलग डेवलपमेंट है, तो उसने यहाँ पे आया, जब वो घूमा तो मेरे को कहा कि मैंने बहुत मेट्रो देखी है, पर जो पिलर्स पे यहाँ पेंटिंग है और जो पिलर्स बने हुए हैं और जो साफ सुथरापन है मेट्रो के, आप पिलर बेंगलोर में भी देखिए, हमने हैदराबाद में भी मेट्रो को देखा, बेंगलोर में भी देखा, दिल्ली में भी देखो और नागपुर की मेट्रो देखो, आपको फर्क समझ में आएगा। उसके पिलर्स की पेंटिंग, और उसमें तो अभी आपने और कमाल कर दिया, जो यंग बच्चों से, स्टूडेंट से जो आपने सदर साइड में छावनी वाले रोड पे जो पेंटिंग्स करवाई हैं फ्लाईओवर और मेट्रो के इसके काम में, मतलब ये शहर एकदम पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ है। आज नागपुर शहर में आने के बाद किसी को लगता है कि भाई ये सही माने में किसी शहर में हम जा रहे हैं। ठीक है, आज मेट्रो मेरे ख्याल से 2-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा काम। हमारा कामठी उत्तर नागपुर वाला भी शुरू कर रहे हैं, ईस्ट वाला भी शुरू हो रहा है, इधर बूटी बोरी और हिंगना ऑलरेडी शुरू हो गया, इधर का 2 शुरू करने का मेरे ख्याल से आपके 1-1.5-2 महीने में शुरू हो जाएगा। तो इतने बड़े बड़े पिलर्स, इतनी बड़ी मेट्रो, फिर इसका डबल डेकर, इसमें ब्रिज भी जा रहा, ये भी कंसेप्ट खाली नागपुर में हुआ है कि फ्लाईओवर भी है और मेट्रो भी है। और अभी तो ये कमाल कर रहे हैं, जो पूरा मेरे ख्याल से वो भी एक पूरी दुनिया के सामने एग्जाम्पल होगा, एक 0 माइल का स्टेशन 20 मंजिला बन रहा है मेट्रो का, 20 फ्लोर का, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। पूरी दुनिया के लोग देखने आएंगे 0 माइल का स्टेशन, इनका मेरे ख्याल 20 फ्लोर, 20 फ्लोर का स्टेशन है, और बीच में से मेट्रो जा रही है। मेरे ख्याल से 5-6 फ्लोर इनके तैयार हो गए। तो मेट्रो बनाना और मेट्रो को जिस इमेजिनेशन से तैयार करना पूरी दुनिया देखने आए, इसमें फर्क है। पैसा इंप्लीमेंट करना, कम पैसे में काम किया, ये तो सब है ही आपकी पॉजिटिव साइड कि आपने कम बजट में काम किया, जल्दी किया सब चीजों को। फिर यहाँ पॉलिटिकल प्रेशर, हर एमएलए का फोन मेरे आदमी लगाओ मेट्रो में, हर पॉलिटिकल लीडर का फोन, नहीं है तो कंप्लेंट करता है, नहीं है तो लेटर भेजता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती मुझे मालूम है, इंटरनल चीजों को, बहुत चीजों को मैं जानता हूं। और उन सबको ओवरकम करना, मेरे कॉन्ट्रैक्टर रखो, मेरे आदमी रखो, हर पॉलिटिकल पावर पीछे दौड़ती है, और उसमें से सही मेरिट वाले को चुनना, उससे काम कराना, ये कोई छोटी सर्कस नहीं है। दीक्षित जी आपने कैसे जमाया, ये भी एक रिसर्च का विषय है, ये शोध का विषय है। नागपुर जैसे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में एक भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी दीक्षित के खिलाफ नहीं बोलता, ये भी आपका एक बहुत बड़ा अपने आप में एक ये है। नहीं तो यहाँ अच्छे आदमी के पीछे भी लोग लग जाते। वो आया था बीच में एक ऑफिसर, कारपोरेशन का कमिश्नर तुकाराम मुंडे जी, अच्छा आदमी था भाई,
लोगों को अच्छा आदमी भी नहीं जमता। नागपुर में भी फिर वो मुंडे के पीछे भी लगने वाले लोगों की कमी नहीं थी। चंद्रशेखर के पीछे भी लोग लगे थे। चंद्रशेखर को भी ट्रांसफर करने के लिए यहाँ बहुत उसको ट्रांसफर हुआ। फिर वो चंद्रशेखर के भी खिलाफ बहुत फोर्सेज यहाँ काम करती थी। तो नागपुर में अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट की फोर्सेज भी बहुत तेजी से अच्छे आदमी पर झपटती है, और उसमें से बचना और हर आदमी अप्रिशिएट करे, हर पॉलिटिकल ओपिनियन का व्यक्ति खुश रहे, ये क्या गॉड गिफ्टेड आपका गुण है दीक्षित जी, है आप ही को मालूम। लेकिन ये आपकी प्रतिभा है, आपकी क्वालिटी है कि आज यहाँ बीजेपी का भी आदमी बैठा हुआ है, या एनसीपी के भी लोग बैठे हैं, कांग्रेस के भी लोग बैठे हैं, शिवसेना के भी लोग बैठे हैं, और सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये जो एक आपका काम करने का सबको साथ में लेके कह दी, जब किसी का स्वार्थ नहीं होता तो उस आदमी को आप चैलेंज नहीं कर सकते बिना सेल्फ इंटरेस्ट के। और जब रिजल्ट दिख रहा है, अरे नागपुर में इतनी अच्छी मेट्रो के पूरे शहर को कनेक्ट करना, और ये तो पहला फेज है। सेकंड फेज जो 9,000 करोड़ का आ रहा है, 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 18,000 करोड़ में भी बहुत सा पार्ट अभी छूटा है। अभी गडकरी जी के दिमाग में तो उसको और आगे उधर ले जाने का है ब्रॉडगेज में, यहां से नरखेड़, काटोल, ये सबको कनेक्ट करना है। तो ये सब हो रहा है। समृद्धि बनी, देवेंद्र फडणवीस का भी एक बड़ा काम था कि उसने समृद्धि शुरुआत की, और ये गवर्नमेंट उसको पूरा कर रही है। समृद्धि भी एक टर्निंग पॉइंट है नागपुर के लिए। समृद्धि एक्सप्रेस जो है वो भी एक बहुत बड़ा, 7 घंटे में यहां से बॉम्बे पहुंचना। अभी लोग लगे हैं कि बुलेट ट्रेन उसी रूट पे ले लो, जिससे 3 घंटे के अंदर आदमी बॉम्बे से नागपुर आए। तो ये सब चेंज हो रहा है, पूरा सिटी चेंज हो रहा है। और दीक्षित जी, आप अच्छा काम कर रहे थे, आपको पवार साहब को अच्छा काम चाहिए, पूना में जल्दी पूरा करना है, क्योंकि पूना वालों को बहुत तकलीफ हो रही थी। बॉम्बे शुरू हो गया, नागपुर हो गया, पूना बहुत लेट शुरू हुआ। पहले आज तक बॉम्बे और पूना चालू होता था, नागपुर लेट होता था। पहली बार मेट्रो में हम दूसरे नंबर पे आए, वो तीसरे नंबर पे गए। और आप जो है पूना में भी हमारे बाद पूना शुरू हुआ, लेकिन पूना में एक अच्छा थाना का तो हो ही रहा मेरे ख्याल से। थाना भी आपके पीछे है, थाना में भी आप ही कर रहे हैं। हम जैसे चंद्रशेखर को यहाँ लाए, थाना वाले आपको ले गए। अभी मेट्रो दीक्षित साहब को थाना ले गए हैं, और अभी दीक्षित साहब थाना मेट्रो कर रहा है। अच्छे आदमी को, कोई भी आदमी, एक आदमी नागपुर में काम कर रहा है, वही पूना में कर रहा है, वही थाना में कर रहा है। तो आपके सत्कारों की श्रृंखला नागपुर तक सीमित नहीं है, आपके सत्कारों की श्रृंखला दूसरे भी शहरों में लोग जो है आपके काम को देख रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और समाज में ऐसे लोग हैं जो अच्छे को अच्छा बोलते हैं। अच्छे को अच्छा बोलने वाली प्रवृत्ति समाज में आज भी जिंदा है। तो आपका जो वर्क है दीक्षित जी, जो काम करने का तरीका है, जो स्टाइल है, क्योंकि आप जब डीआरएम थे, मैं वो विदर्भ का सबसे बड़ा गणेश जी बिठाता था, विदर्भ का राजा, तो आपको मैं हमेशा प्रोग्राम में बुलाता था, आप आते थे। सोशल फंक्शंस में हमेशा आप रहते हैं, और हर व्यक्ति की मदद करते हैं, और इमेजिनेशन है, काम करने की इच्छा है। तो भगवान आपको और ताकत दे। मेट्रो के हमारे को तो लगता है दोनों फेज आपके हाथ से पूरे हों। जो भी सेंट्रल से पैसा आएगा उसको आप पूरा कम खर्चे में उसको यूटिलाइज जो करने की आपकी स्टाइल है, सेविंग के साथ। नहीं तो कॉस्टिंग बढ़ाने में लोग इंटरेस्टेड होते हैं, आप कॉस्टिंग कम करते हैं, ये भी एक बड़ी आर्ट है। तो आपका, और इतने बड़े काम में, 9,000 करोड़ के काम में कोई एक पिन भी नहीं गिर रही, कोई कुछ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। ये सब आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि आज तो कोई काम करो तो उसके पीछे 10 किस्म की चीजें लगती है, और उसके गड़े मुर्दे लोग उखाड़ते हैं। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है देश के अंदर में, राज्य के अंदर में। तो आप अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, इंटेग्रिटी से आप बढ़िया काम कर रहे हैं। आपके हाथ से दोनों फेजेस पूरे हों, और ये शहर पूरा चेंज हो इंटरनेशनल सिटी के रूप में। मेट्रो से ही इंटरनेशनल सिटी होती है, और मेट्रो जो है आज लोगों को लग रहा है कि इसका क्या यूज हो रहा है, पर इसका 100% यूज होगा। लोग बोलते हैं कि भाई लोग जाएंगे क्या मेट्रो में, कहां पर एम्प्लॉयमेंट है, कहां नौकरी है, ये बंद हो रहा है, वो इंडस्ट्री बंद हो रही। लोग 10 स्टोरी लगाते हैं कि बूटी बोरी में तो कारखाने बंद हो रहे हैं, यहाँ का ट्रैफिक जाएगा कहां,
यहाँ पे रिक्वायरमेंट है क्या? 100% रिक्वायरमेंट है। दो बात होती है, एक तो रिक्वायरमेंट से मेट्रो बनती है, एक मेट्रो से डेवलपमेंट तैयार होता है। हमने दूसरा रास्ता अख्तियार किया है। मेट्रो से डेवलपमेंट ऑटोमेटिक तैयार होगा, बूटी बोरी हो, हिंगना हो, और भी जो पूरा हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है इससे पूरा आगे बढ़ेगा। और इसकी सक्सेसफुल फाउंडेशन जो आपने डाली है, अच्छा काम किया है। आपके स्वागत में दो शब्द बोलने का आयोजकों ने मुझे मौका दिया, आपके संबंध में बताने का मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। मैं दिल से, अंतःकरण से, पूरे नागपुर शहर के वासियों की तरफ से, नागपुर शहर के लोगों की तरफ से, दीक्षित जी आपको दिल से, हृदय से हम आपका आभार मानते हैं कि आप हमारे शहर को, इस शहर में आपने जान डाल के शहर को जो खूबसूरत बनाने का जो आपने काम शुरू किया है, जिस ढंग से फ्लावर प्लांटेशन हो रहे, जिस ढंग से आपकी पेंटिंग्स हो रही, जिस ढंग से उसकी मेंटेनेंस हो रही, जिस ढंग से इंटरनेशनल स्टेशन बन रहे, आपने वहां का आर्किटेक्ट लाया जो 20 मंजिले का, कहां का? फ्रांस के आर्किटेक्ट से अब वो 20 मंजिली आपकी डिजाइन हो रही है, वो भी एक आपका माइलस्टोन रहेगा इस शहर में। तो ऐसे सब जो काम हो रहे हैं, आपका मैं बहुत दिल से, हृदय से आपको आभार मान के, अभिनंदन करके, आपका अभीष्ट चिंतन करके, ईश्वर आपकी हेल्थ अच्छी रखे, आपकी हाइट अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, पर उतना ही अच्छा आपका वर्किंग, आपका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, टैलेंट, ये सब आपका जोड़ है। ईश्वर आपको आगे बढ़ाए, हम सब आपके साथ हैं। आपके हाथ से हमारे शहर में अच्छे काम होते रहे। दीक्षित जी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आपका स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बाबूजी, आपने दीक्षित जी के बारे में जो कुछ कहा और नागपुर शहर के लिए आपके मन में जो भी चीजें हैं वो सर्वविदित है। आपको हृदय से धन्यवाद। और अब मुझे लग रहा है कि मैं अब थोड़ा सा कार्यक्रम लेट हो गया, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं। मैं अब आपके और दीक्षित जी के बीच में दीवार ना बनते हुए मैं सत्कार मूर्ति आदरणीय ब्रजेश जी दीक्षित जी को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ। वो एक इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियर होने के साथ ही उन्होंने जो डॉक्टरेट की है वो कॉमर्स में की है, मतलब बड़ा ऐसा, हाँ, इकोनॉमिक्स में की है। तो थोड़ा ऐसा मैंने बहुत ही विचित्र सा ऐसा कॉकटेल है उनके लाइफ में। तो लेकिन मैं अब उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि हम लोगों के बारे में उनके क्या विचार हैं उससे वो हमको अवगत कराए। मतलब हम लोग को तो कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी मैं अब उनको आमंत्रित करता हूँ कि दीक्षित जी आप आइए और अपना यहाँ पर विचार व्यक्त करिए। आदरणीय दीक्षित जी। नमस्कार। नमस्कार आदरणीय चतुर्वेदी साहब, आदरणीय बंग साहब, जयप्रकाश गुप्ता जी, पालीवाल जी, महेश जी, चतुर्वेदी जी, यहाँ उपस्थित समस्त भाइयों बहनों, सार्थक फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारी, सदस्यगण, उसके अलावा जो 27 संस्थाएं हैं जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, गौरव दिया, स्नेह दिया, आप सब लोग, आई एम रियली फीलिंग स्पीचलेस। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपना आभार व्यक्त करूं। इतने सारे आशीर्वाद और स्नेह का रियली कोई धन्यवाद नहीं हो सकता है।
फिर भी मैं अपनी ओर से आप सबका आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाकर इतनी देर उपस्थित रहकर इतने सारे फूलों के साथ और शॉल और श्रीफल के साथ आज जो मुझे सम्मान दिया है उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं ये मानता हूं कि दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो भी किया हम लोगों का सरकारी नौकरी में रहना वो अपने आप में एक काम है। लोग कहते हैं ना कि अब सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी है, उसमें काम की कोई मतलब नहीं है, वो तो नौकरी है। तो नौकरी अपने आप में एक काम है। तो और हम लोग उसको करते हैं, बट उसको करते हुए अगर उस काम को अगर आप लोगों ने लाइक किया है, उसको सराहा है, तो वो हमारे लिए एक बहुत संतोष और सम्मान का विषय है। बट हम लोगों को तो तनख्वाह मिलती है, तो उसके अलावा जो ये मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और जो दूसरी बात है कि ये काम मेरा अपना नहीं है, अकेले का नहीं हुआ है। तो ये जो सारा सम्मान है ये हमारी जो टीम है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं सब हमारी टीम के, मैं ये मानता हूं कि ये उनका सम्मान है, उस टीम का सम्मान है। हमारे 11,000 तक के लोग, मतलब नंबर 11,000 तक लोग जो हैं पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। और जिस दिन से काम स्टार्ट हुआ उस दिन से काम रुका नहीं। अनइंटरप्टेड वर्किंग। उस बीच में गर्मी भी आई, 48 डिग्री टेम्परेचर भी आया, बरसात भी हुई, ठंड भी हुई, त्योहार भी हुए, छुट्टियां भी हुई। मगर हम आप देख रहे थे दिवाली हो रही है और वो वहां पे ऊपर लोग बैठ के काम कर रहे हैं। जन्माष्टमी लोग मना रहे हैं, मगर काम करने वाले लोग काम करते रहे। तो ये उसका परिणाम हुआ। मेरे को आपने मुझे यहाँ पर बुला के जो सम्मान किया, एक्चुअली उस टीम का सम्मान है, उन सब 11,000 लोगों का सम्मान है। और कोई काम आप सब जानते हैं, आप सब लोग अपने अपने कारोबार में हैं, तो आपको पता है कि ये टीम वर्क ही होती है जिससे ये सारा काम होता है। और जितना अच्छा टीम वर्क हो उतना अच्छा काम होगा। एक अकेला आदमी ज्यादा कुछ कर सकता नहीं है, बट ठीक है, चूंकि मैं हेड हूं, मैं उसका टीम का लीडर हूं, टीम लीडर हूं, इसलिए आपने मुझे अकेले को बुला के जो सम्मान दिया, बट मैं अपनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इसके लिए। और एक चीज, अब जो काम हमने किया वो शहर के लिए किया, शहर के लोगों के लिए किया, शहर के नागरिकों के लिए किया। और हम लोग जब काम करने गए तो बहुत ज्यादा तकलीफ लोगों को हुई। आप बता रहे थे, आपने बहुत ही बारीकी से उसको समझा है और आपने जो बताया कि क्या चैलेंजेस आते हैं पूरे बता दिए आपने। चैलेंज मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं। उसके बावजूद अगर लोगों ने सहयोग किया, अब घर के सामने खुदा पड़ा है, मैं रोज रोज आ जा रहा हूँ, बैरिकेडिंग लगी हुई है, ट्रैफिक जैम हो रहा है, रात में काम हो रहा है तो डिस्टरबेंस हो रहा है, नॉइज हो रहा है, धूल उड़ रही है, ये सब हो रहा है, थोड़े बहुत कुछ अपघात भी हुए। इन सब के बावजूद अगर लोगों ने साथ दिया, सहयोग दिया, और उसकी, तो मैं ये मानता हूं ये उसकी वजह से ये काम हुआ। और नहीं तो कोई ना कोई, आपने बताया ना कितने तरीके अटकाने के, तो वो
और वो सारे यहाँ हुए हैं, ऐसा एक भी आपने जो बताया उसमें से एक भी छूटा नहीं है कोई, बल्कि और 2-4 और छूट गए होंगे जो ऐड हो सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर हम लोग समय से कम कर पाए, हमारी टीम समय से कर पाई, तो ये मैं नागपुर के समस्त नागरिकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसकी वजह से ये संपन्न हो सका, उसकी वजह से ये अभी चल रहा है। जैसा बताया कि अब 1 महीने में हम पूरा करने जा रहे हैं। जो 2 लाइनें बची हैं, एक सीए रोड की और दूसरी कामठी रोड की, वो 2 लाइनें जो हैं बहुत अब महीने भर के अंदर ही पूरी हो रही हैं। पुणे में हम लोगों ने जो शुरुआत की थी, पुणे का काम नागपुर से 2 साल बाद शुरू हुआ, मगर अभी नागपुर पूरा हो उसके पहले ही पुणे शुरू हो रहा है, नहीं शुरू हो रहा है पुणे। तो जो अपनी शुरुआत 2 साल पहले हुई थी नागपुर की, वो अब पुणे की हो रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी पुणे आ रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए। तो आपने जैसा बताया, बहुत ही आपने एक सही बताया कि नागपुर से पुणे जाना, मुझे पता है कि पुणे में नागपुर 2 शहरों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, आप अच्छे से जानते होंगे कि हर एक शहर का एक वो रहता है। तो वो स्थिति, तो अब पहले तो ये हुआ कि अरे नागपुर पुणे कैसे कर सकता है, ये तो हमेशा उल्टा होता था। आज जो लोगों के बीच में जो सद्भावना है नागपुर के लिए, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत महा मेट्रो का भी रोल रहा हो कि पुणे मेट्रो में भी आप जिस तरह से महसूस कर रहे हैं, वहां पर भी लोगों ने ये महसूस किया कि मेट्रो की जो जितनी जल्दी बनी, वहां पर एक थोड़ा सा ये भी था कि पीछे रह गया पुणे, और सच में थोड़ा सा लेट हुआ। फिर सिमिलरली आपने थाने का बताया कि थाने का भी सैंक्शन हो रहा है। तो चंद्रशेखर, मैं जानता चंद्रशेखर जी वहां पे थे जब थाने में, तो मैं भी उस टाइम पोस्टेड था बॉम्बे में, उस टाइम बॉम्बे था मुंबई, तो उनके साथ थाने में इंटरेक्शन होता था। तो वो थाने से यहाँ आए थे और हम यहाँ से थाने जा रहे हैं। तो ये नागपुर का पैमाना बदला है। तो सारी जो धीरे धीरे आपने ये बताया बिल्कुल कि शहर का जो स्वरूप जो बदल रहा है और नया आकार ले रहा है, हम स्काई लाइन भी बदलती हुई देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है नागपुर के लिए। मेरा एसोसिएशन नागपुर से बहुत पुराना था एक्चुअली, क्योंकि अब तो नागपुर तो सेंट्रल इंडिया की कैपिटल है। नागपुर जो है वो नॉर्थ की 2nd कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इट इज द कैपिटल ऑफ एंटायर सेंट्रल इंडिया। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि जैसे हमारे 4 महानगर हैं, 4 कोने में 4 हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो सेंटर वाला जो नागपुर था, नागपुर हैड ए राइट टू बी ए मेट्रो एक्चुअली, मेट्रो सिटी, लाइक अवर 4 मेट्रो सिटीज इन 4 कॉर्नर्स। नागपुर हैड ए राइट actually, being a gateway and almost a capital of the entire central India, whether that area belongs to Madhya Pradesh, Chhattisgarh, maybe Andhra, Telangana, तो ये सबका बिल्कुल गेटवे है। वो माना ही जाता है कि यहीं से लोग आके और जाते हैं, और हर तरह से शैक्षणिक हो या बिजनेस हो, हर मामले में हेल्थ आजकल बहुत बड़ा सेंटर है नागपुर। तो जो चहुमुखी बोलते हैं ना विकास जो नागपुर का हो रहा है, उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ अगर ऐड करने का हम लोगों को मौका मिला और सौभाग्य मिला, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूं, अपनी टीम को मैं धन्य समझता हूं कि ये इस तरह का मौका मुझे और अपनी टीम को मिला कि ये छोटा सा सहयोग, छोटा सा योगदान नागपुर के लिए हम लोग कर पाए। तो मेरे ख्याल है लंच का समय बहुत तेजी से आ रहा है। तो मैं पूरी 27 संस्थाएं, सार्थक फाउंडेशन और भारत क्रीड़ा मंडल, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बूटी बोरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन, इंडियन जिमखाना क्लब, माहेश्वरी संघ
संगठन मंडल महल, मारवाड़ी युवा मंच, MIA सेंटर फॉर स्पोर्ट्स, नागपुर रेजिडेंशियल होटल्स एसोसिएशन, नाग विदर्भ ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, पालीवाल सेवा मंडल, परशुराम सर्व भाष्य ब्राह्मण संघ, राजस्थानी ब्रह्म समाज, रोटरी क्लब ऑफ नागपुर स्टार, श्री बीकानेर माहेश्वरी पंचायत, श्री संत गामाजी महाराज एजुकेशन सोसाइटी, श्री राजस्थानी गौर ब्राह्मण समिति, स्टील एंड हार्डवेयर चैम्बर ऑफ विदर्भा, द नागपुर टिम्बर मर्चेंट्स एसोसिएशन, त्रिनायन महेश्वरी महिला संगठन, विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल, विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, विदर्भ प्लाईवुड मर्चेंट एसोसिएशन, विदर्भ टैक्स पेयर एसोसिएशन, विप्र फाउंडेशन और विवेकशील मित्र परिवार इंस्टीट्यूशन। आप सबका मुझे सम्मानित करने के लिए, यहाँ उपस्थित रहने के लिए और मुझसे जो आपकी अपेक्षाएं हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हृदय से आभारी हूं। और मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि आपकी जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं हमसे, मुझसे पर्सनली, हमारी टीम के से, जो महामेट्रो से जो है, हम उस पर खरा उतरें, हम उसको पूरा करें। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं आदरणीय दीक्षित जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रेम को स्वीकारा, इतने सारे लोगों का जो प्रेम था उसको स्वीकारा। और अब मैं अजय मल को आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ पर आए, धन्यवाद प्रस्ताव दें और बाकी में सब लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित करें। आदरणीय अजय जी मल। Thank you, Vijay. Dignitaries on and off the dais, invited guests, press, it gives me immense pleasure to propose a formal vote of thanks. It is really an honor for all of us to felicitate a person who has proved that work is worship and has shown that karma plays a vital role in anyone's life. Yes, I am talking about Dr. Shri Brijesh Dikshit, MD Mahametro. Dr. Brijesh Dikshit is a great visionary, most disciplined, and above all a great administrator. Sir, your felicitation is a great honor to entire Nagpur. We are thankful from bottom of our heart that you had accepted our invitation and took time from your busy schedule for us. We are thankful to whatever you have done till date for easing the life of people at Nagpur and Pune. We are also thankful to Dr. Satish Ji Chaturvedi, who took time to grace this grand function and enlighten us in his own style. We are also thankful to Shri Ramesh Ji Bang for his word of wisdom and sparing time from his busy schedule. We are also thankful to Shri Jai Prakash Ji Gupta for his active support and gracing the event and guiding on the occasion. We are thankful to all, including the event organizer, 27 Association of Nagpur, to come on one platform for felicitation of a grand personality. Last but not the least, we are thankful to each and everyone, including Mahametro, for helping us in organizing this event at this venue. Thank you very much, and I request all to join for lunch. Thanks. Lunch is organized at hall behind this big hall.